हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का चैप्टर है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। यानी कि हम लोग अब जो है नगरीकरण की तरफ, शहर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर 1 से 2 ग्रुप में शेयर करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड हम करते सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। देखिए, चौपाल है। जैसे हम लोग क्या करते थे, पहले मीटिंग करते थे। आज भी हमारे समाज में, गांव में क्या होता है, जब किसी का भोज वगैरह सब होता है, शादी वगैरह सब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गांव सब में कहता है ना कि क्या कहते हैं, चट्टी भर भोज है, तो हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो यही चौपाल होता था, ठीक ना, यही चौपाल है। गांव के चौपाल में जो है वही चीज़ है, प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है, आज भी हमारे गांव में देखने को मिलता है। एक दूसरे का जब विचार विमर्श करते हैं तो कुछ आदमी का जो है ना विरोध भी होता है, ठीक है ना। समाज में कुछ आदमी को सपोर्ट भी मिलता है और कुछ आदमी को विरोध भी होता है कुछ आदमी का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कहानी में कि गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है और दूसरों ने कहा अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया है। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों का जोरदार विरोध किया। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के विचारों का विरोध भी करते हैं। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग याद रखिएगा, दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, विरोध भी होता है, ठीक है। तो इसी को चौपाल नाम दिया गया। हम लोग इसको कहते हैं बैठकी, बैठकी में गया है, बैठक में गया है, मीटिंग में गया है, यही सब नाम देते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है गांव के चौपाल। चौपाल वही चीज़ हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए, मानचित्र में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये है मानचित्र आपका, इसको देखिएगा तो यहाँ पर है नवपाषाण योगिन स्थल का मानचित्र है। देखिए यहाँ कोल्डिहवा यहाँ पर है, यहाँ ये है आपका कोल्डिहवा, ये है मेहरगढ़, ये पटना है, ठीक है ना। ये बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से तक्कलकोट्टा, ठीक है ना। इसी अनुसार से ये इधर आपका अरब सागर आ जाता है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली में धातु युग क्या था। कहता है नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हो गया, ठीक है ना, जिसे मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। नवपाषाण युग के बाद जो है मानव ने क्या किया, धातु के वस्तु, धातु युग का मतलब है धातु के वस्तु का उपयोग करने लगा। देखिए, कहता है धातु युग आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला, जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास। इन स्थलों में पर कृषि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भी होने लगा। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे, घड़ा वगैरह सब होते थे, जिसको हम लोग जो है ना मेटिया वगैरह सब जो गाय भैंस के दूध धोने के लिए होते थे, उस पर जो थोड़ा सा कलर भी रहता था, फूल उखाड़ दिया जाता था। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे थे और पक्की ईंट के बने घर में रहने लगे थे। इसके चारों तरफ से किलाबंदी की गई थी, यानी कि सुरक्षा को देखते हुए किलाबंदी कर दिया जाता था, यानी कि कोई भी तरह का आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। चलिए, धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। यहाँ पर देखिए, नवपाषाण के अंतिम काल में पहला धातु तांबा था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला धातु क्या था आपका, तांबा था, ठीक है ना, तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था, ठीक है, नदी के तलहटी से प्राप्त किया था। इस समय भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ, यानी कि धीरे, देखिए कोई भी प्रक्रिया है जो उसमें धीरे धीरे तरक्की होता है, और यह जो है विकास जो एक जटिल प्रक्रिया है। संस्कृति के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे और जो है ना खेती की शुरुआत की परिस्थिति से पहले से तो लोग परिचित थे। यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थी।
इस समय के बस्तियाँ आम तौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियाँ नहीं के बराबर, यानी छोटे छोटे बस्तियाँ होती थी। और इन्हीं सब में क्या हुआ, इन्हीं सब में संस्कृतियों जुड़ी कृषि, पशुपालन, शिल्प के साक्ष्य आदि मिले हैं। यानी कि जब इस सब का डेवलपिंग हुआ तो धीरे धीरे छोटे छोटे, जैसे अगर हम लोग अपने गांव की बात करें, इसको क्या कहा जाता था, हम लोगों को छोटे छोटे गांव थे, टोला कहा जाता था। अभी भी बहुत सारा जो है ना गांव को टोला कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत मतलब जो है धीरे धीरे हम लोग जो है ना विकसित, जैसे मान लीजिए भारत सरकार धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, हम लोग भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अभी देखिएगा कुछ आदमी का नेगेटिव थिंकिंग रहता है, वह कहेगा कि पढ़ लिख करके क्या होता है, नौकरी होता है। नौकरी भी होगा, हमारा गांव पीछे था, टोला है, तो धीरे धीरे नौकरी भी होगा। और देखिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं करता लोग, एक अच्छा मानव बनने के लिए, एक अच्छा समाज के निर्माण करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक ना। इसलिए निगेटिव को दूर रखना और पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक ना। पढ़ाई से कभी भी मनुष्य को पीछे नहीं भागना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश किया। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति सभ्यता में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह शहर क्षेत्र से तब्दील हो गया, जैसे देखिए कोई भी चीज़ जो है विकसित हो गई और शहर आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्र से चीज़ों की पूर्ति। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बगल के बाज़ार में जाते हैं, हम लोगों के बगल के बाज़ार में देखिए जगदीशपुर ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि ये पुराना बाज़ार है, ठीक ना। और इधर जो है क्या कर सकते हैं, आपका इधर केलाबाड़ी है, उसके बाद नरथुआ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जी वगैरह सब खेत में उपजाते हैं वहाँ जा कर के उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। अगर बाज़ार नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग उस चीज़ को बढ़िया दाम में नहीं बेच सकते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से उस समय भी हुआ। अभी हम लोगों को जगदीशपुर में क्या होता है, हर तरह का सामान मिल जाता है, जितने भी यज्ञ वगैरह सब करते हैं, शादी विवाह करते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरह से धीरे धीरे नगरीकरण हुआ, धीरे धीरे डेवलपिंग हुआ कोई भी चीज़ का, ठीक ना। एकाएक नहीं होता है। जैसे कारीगरी है, कलाकारी, विज्ञान आदि का विकास हुआ। हड़प्पा संस्कृति इन्हीं सभी मानदंडों को पूरा करता था। यही चीज़ दर्शाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यता में प्रवेश किया। और जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर देखिए, ये देखिए भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता, इराक में मोसाटोपिया सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता, और चीन की सांग सभ्यता। चीन की जो है सांग सभ्यता, याद रखिएगा, चीन में सांग सभ्यता का उदय हुआ, ठीक ना। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार आदि क्रियाकलाप के आधार पर क्या हुआ, धीरे धीरे भाषा साहित्य विविध। हम आपको पहले ही बताए हैं कि विविधता प्रकृति की देन है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते और ये जरूरी है। अगर विविधता नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो पाएगा धरती पर। सभी आदमी एक जैसा नहीं सोच सकते, सभी आदमी एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। उसमें भिन्नता है। कोई जिस प्रकार से आप उदाहरण समझिएगा, गांव में लोग कहता है पाँचों उंगली बरोबर है, नहीं है, कहीं ना। उसी तरह से मनुष्य में सब तरह के गुण है, कोई कम जाने छै, कोई ज़्यादा जाने छै, ठीक ना। उसी तरह से विभिन्न भाषा भी अलग अलग है। जैसे देखिएगा कि हम लोग बोलते हैं कन्ने जाए छो, इन्ने जाए छो, उन्ने जाए छो, और वैसे जाइएगा उधर मैथिली के क्षेत्र में बोलिएगा किम्हर जाए छिए, आबू ने, बैसू ने, बाजू ने। तो ये सभी क्या है, भिन्न क्षेत्र भाषा अलग अलग तरह के होते हैं। और इसी से धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग सभ्यता और संस्कृति में प्रवेश करते जाते हैं। और ये जो सभ्यता और संस्कृति है, ये हमारे क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते रहता है, इसी को संस्कृति कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है और इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, हम पहले बताए ना, इसका क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इसको भेजने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, पीढ़ी को खानदान कहते हैं। गाँव देहात में यही बोलता है एक खानदान से दूसरे खानदान, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। कहता है लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में पुरास्थल के खंडहर का पता चला था।
इस खंडर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण से ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडरों के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे के निर्माण में किया। इसको आप अज्ञानतावश कहिए जो कहिए। इस अज्ञानता के हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 में पुरातत्विक ने इस स्थल का बृहद रूप से उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। ठीक है ना, सबसे पुराने शहरों में एक। ठीक है ना। इसके बाद पुरातत्वों ने अनेक नगरों का पता लगाया। उसमें जो है देखिए क्या क्या था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, लोथल, धोलावीरा प्रमुख था। पुराविदों ने 2800 हड़प्पा स्थलों का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सही शहरों को हड़प्पा के नाम से, यानी कि जो चीज़ का पहले खोज हो जाता है लोग उसी के नाम पे रख देता है। तो इसी के समकालीन मतलब उसी के समय के अनुसार से रख दिया, सबको हड़प्पा के नाम दिया गया। इन सभी स्थलों से पुराविदों ने अनेक वस्तुएं भी मिली। क्या क्या मिला देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि मोहर, मुन के माप, मुहर, माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र थे। ठीक ना। और इन स्थलों से मूर्तियाँ भी मिली है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, यही सब क्वेश्चन बनता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, देख लीजिए यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले देखिए इन स्थलों से क्या क्या, देखिए मोहर, जो हम लोग मोहर मारते हैं अभी, उस समय के मोहर, मन के माप तौल। उस समय जो है ना क्या करता, मान लेता था कि इतना किलो है, 2 किलो का है, पत्थर एक को मान लिया, माप तौल भी होता था। और कांसे के बने यानी कि उपकरण, मिट्टी के बर्तन वगैरह सब मिलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में, मानचित्र हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का जो है ना ये मानचित्र है। ठीक है। अब चलिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, हड़प्पा के नगरों की स्थिति को हम लोग जानते हैं। देखिए कहता है नगर है हड़प्पा, इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने। और ये देखिए रावी नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर हड़प्पा का खोज जो है यहाँ पर देखिए, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी 1922 में सिंधु नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद कालीबंगन ब्रजवासी लाल 1961 में घग्घर नदी के किनारे है। लोथल रंगनाथ राव 1954 में भोगवा नदी के किनारे है। धोलावीरा RS बिस्ट 1989-90 लूनी नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद है देखिए उसके बाद है चंदुरो गोपाल मजूमदार 1931 सिंधु नदी के किनारे है। और रंगपुर माधव स्वरूप वस्त, ये जो है मादर नदी के किनारे है, 1931 से 53 के बीच में। ये था हड़प्पा के मतलब जो है स्थल से संबंधित खोज जो था। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित था। याद रखिएगा, इस शहर जो था हड़प्पा, इसको 2 नगरों में विभाजित था मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए कहता है यहाँ पर हिस्सा छोटा, परंतु जो है जगह पर कुछ हिस्सा छोटा था और कुछ हिस्सा क्या था, बड़ा था। देखिए माना जाता है कि नगर दुर्ग में जो शहर के थे वो सुखी संपन्न लोग रहते, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की 4 दीवारियों का ईंटों से की गई थी, मतलब उसका घेराबंदी, ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने की ईंटों की चिकनाई तकनीक का प्रयोग। ठीक है। और जो है ना इसका किया गया था इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी जो है ना आक्रमण भी करेगा तो वो दीवार इतना मजबूत था, काफ़ी मजबूत दीवार था, बहुत मजबूत। तभी तो हजारों साल के बाद भी मजबूत दिखाई पड़ता था। ठीक है। अब चलिए कहता है कुछ नगर के दुर्ग हिस्से बली इमारतें आवासीय ढांचे मिले हैं। इन नक्शे के निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार है। मोहनजोदड़ो में एक तालाब, जिसे पुरातत्व विद्वानों ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरे तक सीढ़ियां बनी है। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत भी लगाया गया है। तालाब के पास कुआं मिला है और स्नानागार पानी इसी कुआं से निकाल कर भरा जाता है। ठीक ना। और ये जो स्नानागार है इसके चारों तरफ कमरा भी बना हुआ था।
छोटा छोटा कमरा बना दिया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नागरिक विशेष का यानी कि विशेष आदमी जो है ना वहाँ उसके लिए बनाया गया था स्नान करने के लिए। जैसे हम लोग विशेष क्या होता है हम लोगों में विशेष होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया उस समय विशेष इस श्रेणी में आता है। ठीक ना। तो वहाँ तो मेहमान उस समय कौन होगा, उस समय तो मान लीजिए कि वही राजा महाराजा की बात हो रही है, बड़े बड़े विशिष्ट आदमी। ठीक है ना। चलिए देखिए हड़प्पा का अन्ना नागर, यही है हड़प्पा का अन्ना नागर, देख सकते हैं आप। चलिए कहता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा लोथल एक समान विशेषता वाली संरचना मिली है। ये सब जो है ना एक समान है। इन संरचनाओं को अन्ना नागर या कोठार के रूप में जाना गया। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड, और संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। जो हवन करता था यज्ञ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है देखिए नगरीकरण का अर्थ क्या है। हम आपको पहले बता चुके हैं ये बात। नगरीकरण एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से नगरीय पद्धति का विकास हुआ। नगरीय जीवन की पद्धति नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध व्यवहार, पेशा से, पेशा मतलब रोजगार। ठीक है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगर समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास खास सुविधा और आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेश वाहक व्यवस्था हो जाती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि समय यानी कि शहर में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं। ठीक है ना। बगले में सब कुछ रहता है। आपके पास क्या होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, सभी सुविधाएं आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक ना। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिला इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, यातायात सुविधा, ये सभी चीज़ है। नगरीकरण का मतलब ये है। ठीक ना। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वह कृषि कार्य में नहीं होता है। ठीक ना। जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति खेतिहर इलाके से होती है। जैसे मान लीजिए शहर बन गया तो वहाँ खेती तो शहर में नहीं होगा, तो गांव वाला जो खेती करता है वही सामान बेचता है वहाँ जा करके। ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। अब भारत की 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। ये उस समय की बात है। ठीक ना। बताया जा रहा है कि भारत का नगरीकरण आज से नहीं हो रहा है, हड़प्पा संस्कृति लगन से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति के आसपास से ही हो रहा है। ठीक ना। उसके बाद है इमारतें, सड़कें और नलियाँ। देखिए हड़प्पा नगरों के घर प्राय 1 या 2 मंजिले, कुछ 3 मंजिले भी होते हैं, और प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति का था, प्रत्येक घर में क्या होता था, एक आंगन, और उसके चारों ओर जो है ना कमरे बने होते थे। मकान के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बाजार में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार तथा घरों में कुआं भी होता था। घर में जो है ना एक कुआं भी पाया जाता था। ठीक ना। याद रखिएगा घर में जो है एक कुआं भी पाया जाता था। ठीक है। यहाँ पर देखिए नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नलियाँ बनी हुई थी। इनके साथ साथ निकासी के लिए यानी कि पानी का उचित प्रबंध था। ठीक ना। और नगर योजनाबद्ध बसाए गए थे, जिनकी गलियाँ सड़कें लगभग समकोण पर काटती थी। ठीक ना। और याद रखिएगा इसी वजह शहर जो थे कई आयताकार खंडों में विभाजित था, और पानी निकासी का व्यवस्था था। जल निकासी का, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, गांव में देखते हैं कि जल निकासी का व्यवस्था नहीं है, सोखा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। नालों ईंटों से ढके होते थे, और जगह जगह पर जो है आयताकार गड्ढे बने होते जिनमें गंदगी इकट्ठी होती थी, और बाद में एक निश्चित समय पर उसे निकाल करके उचित स्थान पर दे दिया जाता था। ये देखिए आप हड़प्पा सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो। नगरीय जीवन में आपको बताएगा हड़प्पाई नगरों में पाई गई, देखिए यहाँ पर हड़प्पाई नगरों में पाई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियाँ सुनियोजित व्यवस्था में उजागर करती है, और हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातु, पत्थर या उपयोगी चीज़ें मंगवाने के लिए दूर दूर तक प्रदेश भेजते होंगे। नगर निर्माण ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने लगे थे। यानी कि इससे साबित होता है कि ईंट बनता होगा। ठीक है।
देखिए यहाँ पर कहता है उनके द्वारा मोहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। अपने घरों के निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे, यानी कि उस समय भी सूती वस्त्र और गर्म कपड़ा, ठीक है, इस्तेमाल करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगीठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। यानी कि याद रखिए आज ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता में भी ये सभी चीज़ें सजने संवरने के लिए महिलाएं करती थी। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। याद रखिएगा, गहनों के निर्माण में गोमद और स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थर का इस्तेमाल होता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा व चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल, हम आपको बताए हैं ना, बर्तन सब में जो क्या करता था, मिट्टी के बर्तन में फूल उखाड़ देता था, उसी को कहते हैं, ठीक है ना, चित्रकारी। तांबा, कांस्य, चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तोल के लिए बाट, गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मानके का निर्माण किया जाता। जो सख्त होता था, कठोर पत्थर होता था, उसका इस्तेमाल गहनों के रूप में किया जाता था, नापने तोलने के लिए किया जाता था। हम बताए थे ना, पहले के युग में क्या करता था, बोलता थी आधा किलो होले, असेरी होले, ठीक ना, यही सब बोलता था, पौवा भेले, पसेरी भेले, ठीक ना। अब तो धीरे धीरे इसको क्या है, कंप्यूटर में बदल दिया है आदमी को, नापने तोलने वाली चीज़ को कंप्यूटर द्वारा। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख बनाई जाती। लोग पासे का खेल भी खेलते थे, लोग पासा भी फेंकता था, ठीक ना, पासे का खेल भी होता था। आप पासे का खेल महाभारत में भी देख सकते हैं शकुनी के द्वारा। मुहरें हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण हैं। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर पर बनी मुहरें का स्थान रखती थी, ठीक ना, याद रखिएगा। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरें दो महत्व विशेषताओं से, इस पर जो क्या होता था, प्रथम इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृति और दूसरी इस पर कुछ लिखा होता था। मोहरें लिखे अधिकांश लेख होते थे शब्द में। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। दो शब्द से मतलब जो लिखा होता था उस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हड़प्पाई मोहर। अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन के साथ। हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था, जो नगर था वो गांव से घिरा हुआ था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के खाने के सामान, हम पहले बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, गांव से शहर सामान भेजते हैं, जैसे अभी है उसी तरह से। जैसे देखिए, हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित, ठीक न थे। खेती जमीन खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं तथा नदियों से नाला बना करके, और खेती के अलावा हड़प्पाई लोग जो है ना पशुपालन भी करते थे, गाय भैंस बकरी ये सभी चीज़ें, ठीक है। गाय भैंस बकरी मुख्य पालन होता है। भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी करता था, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था, ठीक ना। और याद रखिएगा, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतरी से तांबा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए, कर्नाटक के कोलार से सोना, अफगानिस्तान ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से बदख्श वैदुर्न और लहसुनिया मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। देखिए फिर से, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, राजस्थान के खेतरी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदख्शा से वैदर्भपूर्ण और लहसुनिया मध्य एशिया से फिरोजा और गुजरात से समुद्री उत्पाद। मेसोपोटामिया और अभिलेखों से मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है मेलुहा। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था, ठीक ना, उसका व्यापारिक संबंध था, ठीक ना, याद रखिएगा।
अब हम लोग बात करेंगे नगर वासियों का धार्मिक जीवन के बारे में, उसका कैसा था। हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता को देवी समझते थे और उन्हें मातृ देवी पूजा के रूप में प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिलती है, यानी कि मूर्ति स्त्री का, और एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्र देवता संबंधी का जो पशुपति महादेव से स्थापित किया गया। इस तरह हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। इससे साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। उसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण रखता था। हालांकि मातृ देवी पुरुष देवता पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर के साथ हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली, यानी कि उस समय मंदिर का सभ्यता का नहीं था। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। पहले तो ये बहुत था, ठीक ना। इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, जिसको हम लोग जंतर कहते हैं, ताबीज़ कहते हैं, वो पहनते थे। और हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था, वो क्या करते थे, उसको दफना भी देते थे और जला भी देते थे कोई कोई। यहाँ पर देखिए जो है ना मोहर दिया हुआ, पशुपतिनाथ का मोहर है। अब हम लोग जो है निरीक्षण करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण में धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धोलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंदी नहीं थी, ठीक ना, याद रखिएगा। खुला मैदान था, सामाजिक धार्मिक उत्सव समारोह का इस्तेमाल किया जाता था। तरह तरह की सभी सुविधाएं जो थी, और पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर के धातु का स्फुट चूर्ण से लेई की मदद से बनाया जाता था। तरह तरह की चीज़ें थी शहर में, बहुत सारी सुविधाएं थी जैसे है। अब चलिए हम लोग लोथल की बात करते हैं। लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी और निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मानकें, फारस खाड़ी की मुहरें यहाँ पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पा सभ्यता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि यहाँ एक बंदरगाह भी के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार होता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल से जो है जलीय मार्ग से व्यापार होता था और यहाँ पर एक बंदरगाह का अवशेष मिला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक बंदरगाह का अवशेष यहाँ से मिला है। ये देखिए लोथल की बंदरगाह। अब हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग जो है देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1700 ईसा पूर्व सभ्यता का ह्रास होने लगा। देखिए कोई भी सभ्यता है, कोई भी चीज़ है, कभी न कभी तो उसका ह्रास या इंड होता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं। बाढ़ ने शहरों को डुबोया, भूमि में नमक की मात्रा, बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इस तरह से यह भी कहा गया कि वातावरण में परिवर्तन आया जिसके कारण से समाप्त हुआ, ठीक ना। इस तरह से तरह तरह विद्वान जो है अपना अपना जो है विचार दिए। लेकिन एक चीज़ जानिए कि जो चीज़ का जन्म होता है, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, उसका अंत होता है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े का हास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति बहुत से तत्वों की निरता आगे विकसित होने लगी, जिसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। संस्कृति राजस्थान में जो है, यहाँ पर देखिए यह संस्कृति राजस्थान में, ठीक है, यहाँ से राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से ही हुआ है। तो ये तो मान लीजिए कि आज भी हम लोग कर रहे हैं, उसी समय की चीज़ को आज भी कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ अवशेष रहा और बहुत सारा चीज़ का लोप हो जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है, लोप होना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं।
कहता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, लेकिन हस्तिनापुर क्या है? ये नहीं है आपका, ठीक नहीं, ये नहीं है, याद रखिएगा। इसमें कौन नहीं है? तो हस्तिनापुर आपका नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? अभी तुरंत आपको बताए थे, ठीक ना, कालीबंगा से, ठीक ना, कालीबंगा से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन ठीक है, ग्रामीण जीवन, विदेश साथ व्यापार, सुनियोजित नगर निर्माण। ये देखिए, ये जो है नहीं था, सुनियोजित नहीं था, ठीक ना। उसके बाद है हड़प्पा, यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोज किया था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अगला सवाल है, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, जो बताए थे आपको। अब है एक छोटा सा मिलान है, इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सोना जो है ये कहाँ पाया गया? आपको बताए थे कर्नाटक में। कहाँ पाया गया? कर्नाटक। सोना आपका कर्नाटक में चला गया, इसीलिए हम यहाँ मिला भी दिए हैं कर्नाटक। सोना आपका कर्नाटक आ गया। फिरोजा जो है ये आपका मध्य एशिया में, ठीक ना, इसको मध्य एशिया में आ गया, ये एशिया लिख सकते हैं इसको, एशिया में। चांदी ईरान में आ गया आपका। और सीपिया यानी कि समुद्री चीज़ जो है कहाँ से आया गया? गुजरात से, समुद्री चीज़। तो ये था, फिर से रिपीट कर देते हैं। सोना आपका हो गया कहाँ? कर्नाटक, ठीक है ना, सोना जो है याद रखिएगा कर्नाटक। फिरोजा आपका हो गया मध्य एशिया, और चांदी आपका हो गया ईरान, और अंतिम वाला जो है ना ये आपका हो गया गुजरात, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड किया गया। तो आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, और यह वीडियो काफ़ी लंबा भी हुआ है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस लेकर के आप लोगों को जो है आपको बता दें कि अगर आप लोग जो है इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो अधिक से अधिक मतलब जो है ना हम बनाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।